हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ईवी टू एबिटा मॉडल समझाने वाला हूँ। तो इस वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू आपको एक एंट्री प्राइस भी मिल जाएगी, एक टारगेट प्राइस भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी कंपनी जो है उसकी एक एंटरप्राइज वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम ईवी बोलते हैं। और एक कंपनी जो अर्निंग्स करती है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसे एबिटा बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपनी को एक अलग अलग वैल्यू मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था, पीई रेशियो के अंदर प्राइस टू अर्निंग होता है। तो ईवी टू EBITDA मॉडल के अंदर जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं EBITDA से। तो एक उसकी क्या वैल्यू है वो निकल के आती है, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू आप कैसे किसी भी कंपनी का एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस, टारगेट प्राइस निकाल सकते हैं, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको ये वाली एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिंपली करना ये है, मैं इसके अंदर कुछ कंपनीज पहले से अपनी तरफ से डाल दी हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो देख लीजिएगा, वरना आपको करना ही है सिंपली। आपको उस एक कंपनी का कोई भी एक कंपनी पकड़ लीजिए, एस्ट्रल है, उसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद एक न्यू टैब खोल लीजिए, वहां पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा साइड कर दिया इसे, ताकि आपको साफ साफ दिखे। और इन सबको भी थोड़ा सा स्पेस दीजिए ताकि नंबर्स आ जाए, वरना नंबर्स आ नहीं पाएंगे। बिटा मॉडल, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। हम्म। तो आपने ये कर लिया। तो आपने जो एक जो मैंने प्रोवाइड करी शीट, कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए और उसको सेम कॉपी कर दीजिए, ठीक है। इसके अंदर नंबर्स आपको एडिट करने पड़ेंगे, और कौन कौन से नंबर्स एडिट करने हैं वो मैंने पहले से यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। जो जो ग्रे दिख रहा है ना आपको, ये ग्रे, जैसे डेट आपको ग्रे दिख रहा है, ईवी आपको ग्रे दिख रहा है, ईवी टू एबिटा रेशियो जो है होगा आपको ग्रे दिख रहा है। उसके अलावा शेयर्स आउटस्टैंडिंग यानी नंबर ऑफ शेयर्स, वो आपको ग्रे दिख रहा है। बस आपको यहाँ पे एंट्रीज करनी है, बाकी चीजें अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी, और आपको एंट्री प्राइस और टारगेट प्राइस दोनों मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एंड में एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे वर्क करता है। बट हाँ, से पहले समझा देता हूँ, अगर किसी बंदे को ना समझना कैसे वर्क करता है वो छोड़ो। हमें बस ये जानना है एंट्री प्राइस क्या होगा एक स्टॉक का, एक एग्जिट प्राइस क्या होगा, और साल भर में अचीव हो जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बताया था वो करना कैसे है, इसके डाटा कैसे एंटर करना है। सबसे पहले आपको अपने क्रोम खोल लेना है या फिर कोई भी सर्च इंजन खोल लेना है। उस पर आपको सर्च करना है सिंपली मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल आपने सर्च कर लिया। मनी कंट्रोल के अंदर आप स्टॉक मार्केट में चले जाइए सर्च करके, ठीक है। और यहाँ पे जिस भी कंपनी के ऊपर आपको करना है वो आप सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे यही वैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है टीसीएस पे, टीसीएस ले लेता हूँ। मैंने टीसीएस ले लिया। ये इतनी कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, बट चलो मैं इसको फिर भी कर देता हूँ, क्योंकि ये फेमस है काफी। आप सबको पता ही है टीसीएस क्या करती है, आईटी कंपनी है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल्स दिखेंगे, फाइनेंशियल्स पर आपको क्लिक कर देना है। आप सीधे फाइनेंशियल्स पे यहाँ पर आ जाएंगे। तो करना ही है, यहाँ पर आपको डिटेल फाइनेंशियल साइड में दिखेगा, डिटेल फाइनेंशियल। इसके सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में आना है डेट देखने के लिए, ठीक है। बैलेंस शीट में गए। बैलेंस शीट पे जाने के बाद आपको जो सबसे पहले बैलेंस शीट खुली आएगी वो आएगी स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन से हटा के आपको कंसोलिडेट कर देना नंबर्स, ठीक है। दोबारा रीओपन होगा यही पेज, रीओपन हो गया देखिए। लेकिन अब जो रीओपन हुआ है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आई है। इसको आपको थोड़ा स्क्रॉल करना नीचे, और उसके बाद आपको नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखेंगी। इस कंपनी की जीरो है, तो जीरो डेट हो गया। जो भी यहाँ पर नंबर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, आपको उसको कॉपी कर लेना है। ये तो जीरो ही है, मैं सीधे टाइप कर दूंगा जीरो इसके अंदर। तो लॉन्ग टर्म डेट है इसका जीरो। सारे नंबर इसके अंदर करोड़ में है, ठीक है। डेट हो गया बिल्कुल जीरो। ये नंबर अपने आपको चेंज होते दिखेंगे जैसे जैसे मैं अलग अलग एंट्रीज करूंगा। उसके बाद आपको अगर चाहिए, आप देखिए यहाँ पे एक्सेल शीट में क्या चाहिए आपको। आपको इसके बाद चाहिए ईवी, ठीक है। तो आप वापस मनी कंट्रोल पे आ जाइए, और पीछे यहाँ पर पीछे वाले टैब में चले जाइए जहां पर आपको डिटेल फाइनेंशियल दिख रहे थे। अब आपको इसी के अंदर ही नीचे जाना है रेशियोज के अंदर। रेशियोज पे आपको क्लिक करना है। रेशियोज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्टैंड अलोन आएंगे। आपको ये जरूर ध्यान रखना है वो कंसोलिडेट में चेंज कर लें। कंसोलिडेट में चेंज नहीं करेंगे तो गलत नंबर आ जाएगा आपके लिए। कंसोलिडेट में चेंज कर लिया। अब इसको यहाँ पे नीचे करिए, यहाँ पर आपको अलग अलग रेशियोज मिल जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद कन्वर्जन रेशियो, उसके बाद यहाँ पर आएगा वैल्यूएशन रेशियोज। वैल्यूएशन रेशियोज हमारे काम के हैं। ये आपको दिख रही है एंटरप्राइज वैल्यू, यही है हमारे ईवी जो करोड़ के अंदर है। आपको ये 5 साल का ईवी यहाँ पे दिखेगा, आपको ये सीधा कॉपी कर लेना है। कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। 5 साल के ईवी को आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेल में जाना है।
और वो जो आपने ईवी कॉपी करा उसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर इसका कलर हट गया, ठीक है, चेंज हो गया। और अब आपको ईवी टू इबिडा पे जाना है। ईवी टू इबिडा ये रहा आपका, यहाँ पे उसकी एक लाइन छोड़ के ईवी टू इबिडा, क्या इसको वैल्यूएशन मिलती है, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे आपको ईवी टू इबिडा पेस्ट कर देना है। जैसे अपने ईवी टू इबिडा पेस्ट किया, वैसे इसका इबिडा अपने आप निकल आया। और इबिडा के अंदर कितनी ग्रोथ है वो भी अपने आप यहाँ पे निकाला जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे एवरेज ग्रोथ इन इबिडा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो एवरेज ग्रोथ इन इबिडा जितना भी है, कि मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में कितना ज्यादा ग्रोथ आ रही है, एवरेज आ गया 12.5%, ठीक है। तो आपका एक्सपेक्टेड इबिडा अगले साल क्या होगा वो यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है, ठीक है। ये भी अपने आप कैलकुलेट हो गया। और फोरकास्टेड ईवी की वैल्यू क्या होगी वो भी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। डेट यहाँ पे 0 है, इस वजह से ये दो नंबर सेम है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेट होता तो ये माइनस कर देता इसमें से। जैसे मान लीजिए मैंने 100 कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो डेट से इम्पैक्ट आता है इसकी वैल्यू पे, लेकिन 0 है तो सेम रहेगा यहाँ पे दोनों। उसके बाद आपको आखिरी चीज डालनी है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ताकि इसकी रियलिटी में हम जो हमारी एंट्री प्राइस है और टारगेट प्राइस है वो निकल पाए। उसके लिए आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। वापस अब कहते हैं इस पे आइए अपने सर्च इंजन पे, और अब आपको सर्च करना है टिकर फिनोलॉजी। टिकर फिनोलॉजी आपने सर्च कर लिया, टिकर फिनोलॉजी की वेबसाइट पे आ जाइए और उस कंपनी का नाम सर्च कर दीजिए, TCS। यहाँ पर आपको आ गए। यहाँ पर आपको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेट करो ना करो आपके नंबर ऑफ शेयर सेम ही रहते हैं। अगर मैं आपको कंसोलिडेट भी कर दूं, 365.91 है, कंसोलिडेट किया, नंबर चेंज होंगे लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये नंबर सेम ही रहेगा 365.91। लेकिन इसके अंदर पर शीट के अंदर होता ही है कि अगर मैं ये कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यूजुअली एरर आया था। अगर एरर ना आए तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर एरर आया तो आप ये नंबर खुद टाइप कर दीजिएगा मैनुअली। ये आया, मैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, चलो कोई एरर नहीं आया, बढ़िया है। तो आपकी एंट्री प्राइस ये दिखा रहा है 2777, ठीक है। और आपकी टारगेट प्राइस दिखा रहा है 4144। और ये डेटा जो है लेकिन थोड़ा पुराना हो गया, अब शायद इतना रिलेवेंट ना रहा हो, बट हाँ ये मार्च 2022 तक का डेटा है। मार्च 2023 का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये बिल्कुल फ्रेश होएगा, तो ये फ्रेश आपको एंट्री प्राइस देगा और फ्रेश टारगेट देगा। तो ये आप लोगों के 6 महीने में बाद काफी काम आ सकता है। अभी तो 6 महीने आगे हो चुके हैं, बट फिर भी अभी भी काम का है, क्योंकि इसकी शेयर प्राइस शायद 3100 चल रही है। अगर इसके आसपास आता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी अपसाइड मिल जाएगी। और आपको टारगेट प्राइस के अंदर और एंट्री प्राइस के अंदर हमेशा सेम परसेंटेज का अंतर होगा, ठीक है। क्योंकि जो मैंने निकाला है एक्सपेक्टेड ईवी और एक्सपेक्टेड इबिडा, उसके थ्रू और नंबर ऑफ शेयर्स के थ्रू ये अंदाजा लगाता है कि अगले साल शेयर की प्राइस क्या होगी, ठीक है। अगले साल तक ये टारगेट होना चाहिए, बट एंट्री प्राइस क्या होनी चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्काउंट कर दिया, 0.67 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 67%। यानी कि अगर मान लीजिए टारगेट अगर मैं 100 का बना रहा हूँ तो मैं एंट्री प्राइस लूंगा 67 पे, ठीक है। मैं 33% डिस्काउंट कर दिया। कई लोगों को लगता है कि 67% डिस्काउंटिंग बहुत ज्यादा है, 75% डिस्काउंटिंग बहुत है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आप एंट्री 3100 पे ले सकते हैं, अभी आपके सही एंट्री है। बट मैं थोड़ा सा रिस्क एवर्स हूँ, मैं कम रिस्क ही लेना चाहता हूँ, तो मैं 0.67 ही रखूंगा, ठीक है, 1/3। तो मेरे लिए ये एंट्री प्राइस रहेगा। तो आपने तरीका समझ लिया किस तरीके से है। और जब अभी पूरा कंप्लीट कर लें कि डेटा आपको कुछ नंबर छोटे हो गए, कुछ नंबर बड़े हो गए, दिखने में अच्छे नहीं लगते, मैनेज मतलब वेल मैनेज नहीं लगते, तो इनका साइज सेम कर लीजिए और इनका टेक्स्ट भी सेम ही कर लीजिए। बस आपकी शीट तैयार है। इसके अंदर आपको एंट्री प्राइस मिल गई, आपको टारगेट प्राइस मिल गई, ठीक है। इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है सब पहले से डले हुए हैं, आपको सिंपली बस ये चीज करनी है। सबसे पहले यहाँ पर गए किसी भी उस पे मनी कंट्रोल पे, और फाइनेंशियल्स में जाके सर्च करके यहाँ पर आपको सबसे ऊपर फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। आपको दोबारा एक बार बता रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे फाइनेंशियल्स में गए, फाइनेंशियल्स में यहाँ पे जैसे ही आएंगे बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट से हमने कंसोलिडेटेड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में से हमने कॉपी करी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे और कंसोलिडेटेड में से एंटरप्राइज वैल्यू और ईवी टू इबिडा, ये दोनों कॉपी कर लेंगे 5 साल का और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद टिकर फिनोलॉजी पे जाके नंबर ऑफ शेयर्स कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इससे हमें हमारा टारगेट प्राइस मिल गया और एंट्री प्राइस मिल गई।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कुछ और कंपनीज जिनका मैंने करा हुआ है। फ्रेंच पाइप्स का मैंने करा हुआ है 580, इसकी भी एंट्री प्राइस पास में आ गई थी। HUL का तो बहुत ज्यादा ये बता रहे हैं, HUL बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, ओवर वैल्यूड है। उसका GMM फॉर्डर 4300, ये तब की बात है जब इसका शेयर जो था स्प्लिट नहीं हुआ था, स्प्लिट हो गया तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, तो इसका चेंज होगा। थोड़ा सा पुराना डाटा मैंने इसमें लिया हुआ है, ये शायद जुलाई में मैंने डाटा एंटर किया था। जो दीपक नाइट्रेट है उसका 1881 पे एंट्री थी, मैंने एक्चुअली 1881 से भी थोड़ा नीचे पे एंट्री ली थी, और उसका टारगेट 2800 दिखा रहा है। अभी शायद इसकी दीपक नाइट्रेट की वैल्यू 2100 चल रही है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चल रही है दीपक नाइट्रेट। तो उसने मेरे को एक अच्छा एंट्री प्राइस बता दिया था, अभी चल रही है 2200। मैंने 1800 के आसपास ले लिया था अभी, जब ये नीचे था काफी। काफी नीचे था ये, 1700 तक भी था, मैंने 1800 पे लिया कुछ, तो अच्छी है भी, इसने थोड़ा अपसाइड दे दिया। तो ये वाला मेथड आपके काफी काम आ सकता है। बस बैंकिंग में यूज मत कर लेना, बैंकिंग में यूज करोगे तो खराब हो जाएगा काम, ठीक है। आप कैपिटल इंटेंसिव जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें यूज कर लीजिए। उसके बाद बाकी इंडस्ट्रीज में भी अगर आप चाहें, अगर आपको सही लगे इसका वैल्यूएशन मेथड, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट बैंकिंग इंडस्ट्री में NBFCs में नहीं करना, ठीक है। बत्ती सी बात समझ में आ गई। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और मैं अगला वीडियो क्या बनाऊं वो भी सजेस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।